एपिसोड 4 के स्टार्ट में जब बाकी प्लेयर्स अपने रूम में एस्कॉर्ट किए जा रहे हैं तो प्लेयर 111 को कुछ गार्ड्स किसी और रूम में ले जाते हैं। ये वो ही प्लेयर है जिसे अपने ब्रेकफास्ट बन से गेम का क्लू मिला था। इस राउंड में 79 प्लेयर्स एलिमिनेट हुए हैं। इन पर लगाए हुए पैसे सीलिंग से लटके बड़े से सफेर में गिरने लगते हैं। अब तक 34.8 बिलियन वॉन इकट्ठे हो चुके हैं। स्टाफ प्लेयर्स में खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डियोक्सू और उसका गैंग लाइन में कट करके 2 बार खाना लेते हैं और इस तरह कुछ प्लेयर्स खाने से महरूम रह जाते हैं। प्लेयर 271 जिसको खाना नहीं मिलता वो डियोक्सू से लड़ने आता है कि उसने उन प्लेयर्स का खाना खा लिया। डियोक्सू प्लेयर 271 को बहुत बुरी तरह पीटता है। गार्ड्स खड़े देखते रहते हैं और कोई डियोक्सू को नहीं रोकता। सांगवू प्लेयर 271 को जब उठाने आता है तो वो देखता है कि वो तो मर चुका है। गी हियन गार्ड्स को एक्शन लेने का कहता है मगर कोई इस मर्डर के बारे में कुछ नहीं करता बल्कि उस एलिमिनेटेड प्लेयर पर बेट के पैसे उस सफेर में डाल दिए जाते हैं। स्टाफ कॉफिन लाकर उसकी डेड बॉडी ले जाती है। सीन शिफ्ट होता है प्लेयर 111 पर जो डेड प्लेयर्स की बॉडी से ऑर्गन्स निकाल रहा है और उसके साथ खड़े स्टाफ मेंबर्स उन्हें ऑर्गन ट्रांसपोर्ट बॉक्सेस में कलेक्ट कर लेते हैं। रूम में अब दहशत फैली हुई है कि डियोक्सू अब किसी और को नुकसान न पहुंचा दे। मीनियो भी अब डियोक्सू का गैंग का हिस्सा बन चुकी है। सांगवू अपने ग्रुप से कहता है कि आज रात उन्हें सोना नहीं चाहिए, हो सकता है कि कोई बड़ी लड़ाई हो जाए। वो अली से कहता है कि अगर ऐसा कुछ हो तो वो उनके पास आ जाए। एक ग्रुप में रहकर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकेंगे। कि हियन सेब्योक के पास आता है और उससे कहता है वो भी उनके ग्रुप में शामिल हो सकती है। ऐसे अलग बैठने से उसकी जान खतरे में है और डियोक्सू तो वैसे भी उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। सेब्योक किसी पर भरोसा नहीं करती और न ही गियन के साथ चलती है। गी हियन फिर भी उससे कहता है कि अगर फाइट हो तो तुम हमारे पास आ जाना। प्लेयर 111 एक्चुअली एक डॉक्टर है और स्टाफ भी गेम ऑर्गेनाइजर से छुपकर डॉक्टर की मदद से ऑर्गन्स निकालते हैं और उन्हें स्मगल करते हैं। डिलीवरी टीम स्विम करके ऑर्गन्स ट्रांसपोर्ट करती है और इसके बदले वो डॉक्टर को नेक्स्ट गेम का नाम बताते हैं। इस दफा वो डॉक्टर को एक एग देते हैं क्लू के तौर पर। उसे बताते हैं आज रात सरवाइव कर लेना, हमने तुम लोगों को कम खाना जान के दिया था ताकि तुम में लड़ाई हो सके। इस तरह गेम से पहले ही सारे वीकलिंग्स मर जाएंगे। बाद में डॉक्टर वॉशरूम में एग खोलता है जिसमें उसे नेक्स्ट गेम की चिट मिल जाती है। डॉक्टर डियोक्सू के पास आता है और उसका गैंग ज्वाइन करना चाहता है। डियोक्सू हर किसी को अपने गैंग में शामिल नहीं करता। तब डॉक्टर उसे अपना सीक्रेट बताता है कि उसे पता है नेक्स्ट गेम क्या है। स्टाफ को अलर्ट कर दिया जाता है कि स्पेशल गेम स्टार्ट होने वाली है। 30 सेकंड्स में लाइट स्विच ऑफ होने वाली हैं। ऐसे हर रात किया जाता है ताकि प्लेयर्स इसके बाद अपने बेड्स पर से ना हिले। फ्रंटमैन रूम में प्लेयर्स की मूवमेंट्स ऑब्जर्व करता रहता है। जैसे ही लाइट्स ऑफ की जाती हैं रूम में फसाद स्टार्ट हो जाता है। डियोक्सू और उसका गैंग वीक लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो जो भी नाइफ या ग्लास या बॉटल की किट या ढूंढ पाते हैं उन्हें इस्तेमाल करते हुए लोगों का मर्डर कर देते हैं। दूसरे प्लेयर्स के हाथ भी जो चीज लगती है वो उससे अपने से वीक प्लेयर्स को मारने लगते हैं। बेड स्टैंड्स गिरा दिए जाते हैं जिससे प्लेयर्स जख्मी भी होते हैं। बेड पिलर्स पकड़ते हुए लोग एक दूसरे पर अटैक करते हैं और बहुत खून खराबा होता है। डियोक्सू सेब्योक पर हमला करता है। लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। सेब्योक अपना डिफेंड करने की कोशिश करती है मगर अकेले डियोक्सू का मुकाबला नहीं कर पाती। वो भागकर गी हियन के पास आ जाती है। अली, सांगवू, गी हियन सब उसको डियोक्सू और उसके गैंग से डिफेंड करते हैं। इतने में प्लेयर 1 वो ओल्ड मैन सबसे ऊंचे बेड पर चढ़ के जोर जोर से चीखने लगता है कि इस लड़ाई को खत्म कर दो। फ्रंट मैन उस वक्त अपने गार्ड से कहता है कि रूम में एंटर हो और सबको रोक दो। गार्ड्स आकर फायरिंग करते हैं और सब प्लेयर्स से उनके वेपन्स ले लेते हैं। गार्ड्स में डिटेक्टिव जुनहू भी होते हैं। वो गी हियन से पूछता है कि क्या यहाँ इनहो नाम का कोई प्लेयर है। वो लोग यहाँ नाम नहीं यूज करते बल्कि एक दूसरे को नंबर से बुलाते हैं तो उसे इस बारे में कुछ नहीं पता होता। डेड बॉडीज को कॉफिन में बंद करके ले जाया जाता है। इस राइट के बाद गी हियन अपने टीममेट्स के साथ बैठता है और पहली दफा वो एक दूसरे के नाम जान पाते हैं सिवाय उस ओल्ड मैन के जिसे डिमेंशिया की वजह से अपना नाम नहीं याद होता। मीनियो डियोक्सू से पूछती है कि वो और डॉक्टर क्या बात छुपा रहे हैं। डॉक्टर को क्लूज
रोज मिलते हैं ये बात ड्योक्सू के अलावा किसी को नहीं पता और ना ही वो मीनियो को बताता है। मीनियो से प्रॉमिस लेती है कि वो दोनों हमेशा इकट्ठा रहेंगे। कुछ देर बाद ही थर्ड गेम के लिए बुलाया जाता है। उन्हें 10 प्लेयर्स की टीम बनाने का कहा जाता है और इसके लिए उनके पास सिर्फ 10 मिनट्स है। सांगवू और गेहियन सोचते हैं कि टीम्स में क्या गेम्स खेली जाती हैं। सांगवू कहता है कि हमारी टीम में पहले ही एक लड़की और एक ओल्ड मैन है, बेहतर है कि हम सब अब स्ट्रॉन्ग आदमी ही इकट्ठे करें क्योंकि एंड में तो फिर मेन ही ज्यादा बेटर और ज्यादा स्ट्रेंथ वाले हैं। वो पांचों एक एक बंदा और लेने चले जाते हैं। मीनियो को ड्योक्सू अपनी टीम में शामिल नहीं करता, वो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स चूज करता है। मीनियो उसकी मिन्नतें करती है मगर वो नहीं मानता। सेब्योक अपने साथ एक लड़की लाती है और सांगवू को ये पसंद नहीं आता। ओल्ड मैन के अलावा बाकी सब एक आदमी ले आते हैं। अब बस उनके पास एक प्लेयर की कमी है कि यन उस लड़की को शामिल करने के लिए सांगवू को मनाता है क्योंकि वैसे भी टाइम खत्म होने वाला है। मीनियो खुद ही उनकी टीम में शामिल होने आ जाती है और साथ ही टाइम खत्म हो जाता है तो उसको लेने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचता। उन सब टीम्स को नेक्स्ट रूम में डायरेक्ट किया जाता है। वो बहुत ही हाई सीलिंग रूम होता है। काफी हाइट पर पिलर्स की मदद से 2 प्लेटफॉर्म्स बनाए गए होते हैं जिनके बीच में गैप होता है। स्टाफ उन्हें बताता है कि अब वो टग ऑफ वॉर खेलेंगे। दोनों टीम्स दूसरे को रोप से खींचकर प्लेटफॉर्म से गिराने की कोशिश करेंगी। कौन सी 2 टीम्स कम्पीट करेंगी उनके लिए नेम्स ड्रॉ किए जाते हैं। सांगवू और उसकी टीम को अंदाजा हो जाता है कि वो एक वीक टीम है। टीम 1 ड्योक्सू की टीम है जो स्ट्रॉन्गेस्ट है। वो टीम 7 से कम्पीट है और ऑब्वियसली ड्योक्सू की टीम जीत जाती है। टीम 4 जो कि सांगवू की टीम है वो टीम 5 से कम्पीट करती है और टीम 5 ज्यादा फायदे में नजर आती है। सांगवू वगैरह परेशान नजर आते हैं। जब वो एलिवेटर से ऊपर अपने प्लेटफॉर्म तक जा रहे होते हैं तो ओल्ड मैन कहता है कि बेशक वो इस वक्त कमजोर है, अपनी जवानी में भी उसने ये गेम खेली है और चाहे उसकी टीम जितनी मर्जी कमजोर होती थी वो हमेशा जीत जाते थे। ओल्ड मैन उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी बताता है। वो कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है एक गुड लीडर जो फ्रंट पर रहेगा और अपने बाकी टीममेट्स की परफॉर्मेंस पर नजर रखेगा। बाकी प्लेयर्स अपने लीडर की बात मानेंगे। अगर लीडर ने हार मान ली तो गेम तो समझो खत्म। फ्रंट पे गेहियन खड़ा होता है। उसके बाद एंड पे स्ट्रॉन्गेस्ट और डिपेंडेबल आदमी खड़ा होना चाहिए और ये रोल अली लेता है। इसके बाद डिपेंड करता है कि प्लेयर्स कैसे अरेंज हो। अगर एक प्लेयर रोप की लेफ्ट साइड पर है तो दूसरा राइट साइड पर होगा और थ्रू आउट द गेम अपने फीट स्ट्रेट पॉइंट करके रखने होंगे। रोप को अपने आर्मपिट्स में दबा कर रखना। जैसे ही गेम स्टार्ट हो तो फर्स्ट 10 सेकेंड्स अपने कदम जमाए रखना और इतना लीन करना कि तुम लोग सीलिंग को फेस करने लगो। अगली टीम फ्रस्ट्रेट होने लगेगी कि हम लोग हिल क्यों नहीं रहे, तो जैसे ही उनका रिदम टूटेगा हम उन्हें अपनी तरफ खींचने लगेंगे। टीम इसी तरह काम करती है मगर एक पॉइंट पर दूसरी टीम उन्हें अपनी तरफ खींचने लगती है। सांगवू जो सेकंड पर खड़ा होता है उनसे कहता है कि जब वो सिग्नल करे तो सब रोप को ढीला छोड़ दे। मीनियो नहीं मानती क्योंकि वो डरती है कि कहीं वो एज से नीचे ना गिर जाए, लेकिन सांगवू कहता है कि वो 3 तक काउंट करेगा और 3 पर सब ऐसा ही करेंगे। सांगवू 3 बोलता है और वो रोप ढीला छोड़ते हुए आगे घसीटे चले जाते हैं और इस हार्ट पाउंडिंग मोमेंट पर एपिसोड 4 खत्म हो जाती है। एपिसोड उसी थ्रिलिंग मोमेंट से स्टार्ट होती है जब सांगवू के कहने पर सब रोप ढीली छोड़ देते हैं। अगली टीम के मेंबर्स इस तरह अपना बैलेंस खो देते हैं और नीचे गिर जाते हैं। उस वक्त सांगवू और उसकी टीम अपनी पूरी जान लगाकर खींचते हैं और दूसरी टीम को प्लेटफॉर्म से गिरा देते हैं। गिरने वाली टीम की तरफ से रस्सी काट दी जाती है और वो टीम नीचे गिर के मर जाती है। जीतने वाली टीम्स वापस आ जाती हैं। पहले की तरह इस रात भी डर होता है कि कहीं लड़ाई ना हो जाए, इसलिए गेहियन और बाकी टीममेट्स बेड स्टैंड्स अरेंज करके अपने लिए प्रोटेक्शन बनाते हैं। अली और सांगवू नाइट वॉच के लिए जागते हैं। अली सांगवू का बहुत ग्रेटफुल होता है कि उसने इस गेम में सबकी जान बचाई और जब फर्स्ट गेम के बाद वो सब घर वापस जा रहे थे तो सांगवू ने अली को बस फेयर भी दिया था। अली सांगवू पर ट्रस्ट करता है और उसे अपना अच्छा कॉमरेड समझने लगता है। सांगवू के कहने पर अली उसे अपना भाई बुलाने लगता है। वो दोनों बाकियों से ज्यादा क्लोज हो चुके हैं। सांगवू के पूछने पर अली बताता है कि वो पाकिस्तान से यहाँ पैसे कमाने के लिए आया था। उसके साथ उसकी बीवी और 1 साल का बेटा भी आए हैं। डॉक्टर को सीक्रेटली ऑर्गन्स निकालने ले जाया जाता है। सीसीटीवी मॉनिटर करता हुआ एक गार्ड डॉक्टर को ले जाते हुए वो
फुटेज डिलीट कर देता है। सर्जरी रूम में इस दफा जुनहो भी स्नीक इन कर लेता है। उसे पता लगता है कि ये लोग चाइनीज डीलर्स को ऑर्गन सेल कर रहे हैं। बाहर एक बोट पर वो स्विम करके डिलीवरीज करते हैं। गार्ड्स उस वक्त एक प्लेयर की बात करते हैं जो जिंदा था और जिसमें बस एक किडनी थी। जुनहो फौरन उनसे उस बॉडी का पूछता है। बाकी सब की तरह उसको भी मार के फेंक दिया गया होता है। सांगवू और अली के बाद गेहियन और ओल्ड मैन वॉच रखते हैं। ओल्ड मैन की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए गेहियन उसे सोने के लिए लिटा देता है। फिर उसके साथ सेब्योक वॉच रखती है। जुनहो एक दूसरे गार्ड के साथ डिलीवरी करने जाता है। वो एक सीक्रेट पैसेज से गुजरते हैं जहाँ जुनहो को एक बॉम्ब नजर आता है। दूसरा गार्ड बताता है कि ये पैसेज इसलिए बनाया गया है ताकि इमरजेंसी के केस में VIPs निकल जाएं और फिर इस प्लेस को ब्लास्ट कर दिया जाए। जुनहो गार्ड से VIPs का पूछता है कि वो कौन है, लेकिन गार्ड इससे ज्यादा नहीं जानता। वो एक अंडरग्राउंड टनल में आ जाते हैं जहाँ स्विमिंग इक्विपमेंट रखा होता है। गार्ड को जुनहो पे शक होने लगता है, इसलिए वो उसका मास्क उतरवाता है और देख लेता है कि ये हम में से नहीं है। जुनहो गार्ड पर गन पॉइंट करता है और उससे भी मास्क उतरवाता है। जुनहो उस एक किडनी वाले प्लेयर की आइडेंटिटी कंफर्म करना चाहता है। जुनहो के भाई ने उसे अपनी एक किडनी दी थी, इसलिए उसे लगता है कि वो प्लेयर उसका भाई है, मगर वो गार्ड बताता है कि वो एक फीमेल थी। जुनहो को उस पे यकीन नहीं आता। गार्ड कहता है कि वो प्लेयर्स की लिस्ट चेक कर सकता है जिसमें उनकी सब इंफॉर्मेशन है। वो लिस्ट लीडर के रूम में है। सब जानने के बाद जुनहो उस गार्ड को मार देता है। डॉक्टर की सर्जरी रूम वाले गार्ड से लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो उसे नेक्स्ट गेम का नहीं बताते। गार्ड्स को खुद नेक्स्ट गेम का नहीं पता होता। डॉक्टर उसमें से एक को मार के भागता है और बाहर निकलता है। दूसरा उसके पीछे आता है और वो दोनों प्लेग्राउंड तक पहुंच जाते हैं। गार्ड उसे समझाता है कि अगर स्टाफ मेंबर मर जाए तो कोई इतना ध्यान नहीं देगा, लेकिन किसी प्लेयर का मिसिंग होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, इसलिए तुम अपना बेड टाइम खत्म होने से पहले आराम से वापस चले जाओ। डॉक्टर अपना वेपन नीचे रखता है और गार्ड उसे मारने वाला होता है कि उधर फ्रंटमैन कुछ गार्ड्स के साथ आ जाता है और गार्ड के हाथ पर शूट करता है। फ्रंटमैन कहता है कि मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि तुम ऑर्गन्स बेचो या बॉडीज के साथ जो मर्जी करो, मगर तुमने यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू नजरअंदाज किया है। इन सब ने दुनिया में इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन फेस की है, इसलिए हम इन्हें एक आखिरी चांस देते हैं कि तमाम प्लेयर्स इक्वल रहते हुए सरवाइव कर सकें। तुमने ये प्रिंसिपल तोड़ा है। ये कहकर वो गार्ड को मार देता है। इसके बाद डॉक्टर को भी शूट कर दिया जाता है। जुनहो लीडर का रूम तलाश कर लेता है और उसे वहाँ फाइल्स भी मिल जाती हैं। ये गेम कई सालों से खेली जा रही है। फ्रंटमैन जुनहो के मरे हुए गार्ड को देख लेता है और वो समझ जाता है कि उनके दरमियान कोई इम्पोस्टर है। स्टाफ के रूम्स चेक किए जाते हैं और नंबर 29 मिसिंग होता है। वो CCTV पर भी नजर नहीं आता। प्लेयर्स के रूम्स की भी तलाशी ली जाती है। 2020 की लिस्ट ऑफ प्लेयर्स में जुनहो को अपने भाई का रिकॉर्ड नहीं मिलता। उसे एक विनर्स की लिस्ट भी मिलती है जिसके मुताबिक 2015 में हुई जाने वाली स्क्विड गेम्स का विनर उसका भाई इन्हो ही होता है। वो 2015 की लिस्ट चेक करता है और उसमें इन्हो का रिकॉर्ड मिल जाता है। एपिसोड 5 यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।